हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 6 पेपर 13 चैप्टर 1 लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन। तो ये दो टॉपिक्स होंगे जिसे मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट लॉर्ड लिटन एंड सेकंड पार्ट लॉर्ड रिपन। तो आज हम देखेंगे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के बारे में जानने से पहले मैंने यहाँ कुछ लिखा है जो लॉर्ड लिटन ने अपने कार्यकाल में, जिसका कार्यकाल था 1876 से 1880, क्या क्या कार्य किए वो मैंने लिखा है। पूरे चैप्टर में हम इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जिनका कार्यकाल था 1876 से 1880, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रकार से हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद वायसराय बनना स्टार्ट हो गया था। जैसे पहले राजाओं का शासन होता था, उसी तरीके से अंग्रेजों के आने के बाद वायसराय, गवर्नर जनरल, ये सब स्टार्ट हुआ। और क्योंकि अंग्रेज लोगों के हम गुलाम थे, तो वे अपने अकॉर्डिंग पूरे जो शासन प्रक्रिया थी उसको अपने अकॉर्डिंग वो स्टार्ट करते गए। तो हम देखते हैं 1876 में भारत के जो वायसराय बनते हैं वो लॉर्ड लिटन बनते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उनके कार्यों के बारे में पढ़ने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। लॉर्ड लिटन जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, बेंजामिन डिज़रायली, उनके मनोनीत सदस्य थे। ये कोई बहुत बड़े पॉलिटिक्स नहीं थे। जैसा कि अगर हमें लगता है कि कोई बहुत बड़े पॉलिटिक्स होते हैं तभी उनको बनाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो बस उनके मनोनीत सदस्य थे। वहाँ भी इंग्लैंड में भी जो सरकार थी, जो बेंजामिन डिज़रायली की सरकार थी, वो भी रूढ़िवादी सरकार थी। तो हम देखते हैं कि वे उन्हीं के मनोनीत सदस्य थे उनके जो शासन में। उनका पूरा नाम, लॉर्ड लिटन का पूरा नाम रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड था। उनका पूरा नाम रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड था। तो लॉर्ड लिटन का पूरा नाम रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड था। उनका उपनाम, मतलब उन्हें अन्य जो नाम से बुलाया जाता था, वे ओवेन मेरेडिथ के नाम से भी बहुत फेमस थे इंग्लैंड में। धीरे धीरे वे पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए, तो उन्हें ओवेन मेरेडिथ के भी नाम से जाना जाता था। ये सारे नाम एक ही पर्सन के हैं, लॉर्ड लिटन के। अब हम देखते हैं कि वो पॉलिटिक्स से और एज अ लीडर से ज़्यादा वो जो थे वो एज अ पोइट फेमस थे, एज अ पोइट और स्कॉलर फेमस थे। उन्होंने बहुत सारी जो अपने लिखी है कविताएं और भी बहुत कुछ लिखा है, जिसमें से दो जो मेन हैं, द वंडरर और ल्यूसाइल है। द वंडरर और ल्यूसाइल जिसे लॉर्ड लिटन ने लिखा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड लिटन जो थे वे साम्राज्यवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। साम्राज्यवादी विचारधारा वाले व्यक्ति कहने का अर्थ है साम्राज्य को बढ़ाने की जो सोच होती है, वैसे व्यक्ति थे। जबकि लॉर्ड रिपन के केस में ऐसा नहीं था। हम आगे पढ़ेंगे। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। लॉर्ड लिटन जहां साम्राज्यवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे, वही लॉर्ड रिपन वे भारतीय जनता के हित में उन्होंने सारे कार्य किए। वे उदारवादी सोच के थे। अब हम लॉर्ड लिटन के कार्यों को देखते हैं, जिससे मैंने लास्ट में एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने उनके जो कार्य थे उनको लिखा था। तो हमें उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ये हमने उनके बारे में ब्रीफ में जाना। अब हम उनके कार्यों को विस्तार से जानते हैं। 1876 में अब हम देखते हैं कि लॉर्ड लिटन वायसराय तो बन गए थे, लेकिन उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जितने भी कार्य किए वो लोगों के हित में कोई भी कार्य नहीं था। तो हम उनके कार्यों पर चर्चा करते हैं। उस समय इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें घट रही होती है पूरे विश्व में। जैसा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में बहुत पहले ही हो चुका था, और इंग्लैंड में जो व्यापार थे, जो उद्योग थे, वो फल फूल रहे थे और बहुत ही तरक्की कर रहे थे।
इसके अलावा हम देखते हैं कि जितने भी सारे जो देश थे, बड़े बड़े देश थे, ताकतवर देश थे, वे आपसी प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए थे। वे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो लॉर्ड लिटन जब 1876 में जब वो बने, वायसराय बने, तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि चलो कुछ अच्छा करेंगे कुछ, लेकिन जस्ट अपोजिट देखते हैं। जो तो उनका पहला जो कार्य था वो दिल्ली दरबार का आयोजन था। अकाल के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया। तो ये बेसिकली हम देखते हैं कि 1876 में भारत में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ता है और उस अकाल में बहुत सारे क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जिसमें से कुछ जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र थे वो मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ क्षेत्र और पंजाब थे। तो ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे। इस अकाल के दौरान 1877 में उसने क्या किया, दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया। 1876 से 1878 तक भयंकर अकाल का जो प्रकोप था वो भारत पर बना हुआ था। लेकिन 1877 में हम देखते हैं कि वायसराय जो हमारे हैं लॉर्ड लिटन, वो लोगों के हेल्प करने के बजाय क्या कर रहे हैं, दिल्ली दरबार का आयोजन करवा रहे हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन करवाने के पीछे उनका जो पर्पस था, वो उनका यही उद्देश्य था कि अपने जो कंट्री इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ है, उनको उपाधि दी जाए। तो ये जो दरबार का आयोजन किया गया, इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्च किया गया और जो कि फिजूल खर्च था, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे में जनता का जो आक्रोशित होना या क्रोधित होना तो लाजमी बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम देखें, अगर हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वो पैंडमिक के दौरान अगर ड्यूरिंग पैंडमिक वो लोगों की हेल्प करने की बजाय अगर सिर्फ स्टैचू बनाते रहे, या फिर अगर ये जो वैक्सीन का जो अवेलेबल नहीं करवाते, तो क्या होता, तो नेक्स्ट ईयर पक्का कि वो उनका कोई चांस नहीं होता कि उनको बनाया जाए, या फिर बहुत ही लोग उनसे रुष्ट होते। तो ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिलता है 1876 में, जहां उनको लोगों की मदद करनी चाहिए वो और क्या कर रहे हैं, फिजूल खर्च कर रहे हैं। तो जनता उनसे काफी नाराज हो जाती है। इस दरबार में क्या होता है कि महारानी विक्टोरिया को राज उपाधि अधिनियम के तहत केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में कोई सहायता ना मिलने के कारण जनता जो है बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और बहुत ही ज्यादा अपनी जो शासक है उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। तो जब लॉर्ड लिटन देखते हैं कि जनता बहुत क्रोधित हो गई है, तो उनको मनाने के लिए कि कहीं जनता विरोध ना कर दे या फिर आग बबूला ना हो जाए, तो 1878 में क्या करते हैं, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया जाता है। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें क्या निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष बनाया जाएगा, जिसके थ्रू लोगों की सहायता की जाएगी। जो भी अकाल पीड़ित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा है खाने को, तो वो उसके थ्रू वैसे लोगों की हेल्प की जाएगी। परंतु ये बस एक निर्णय मात्र, एक सुझाव मात्र रह जाता है। थोड़ी सी लोगों में उम्मीद जगती है कि चलो कुछ तो निर्णय लिया गया, लेकिन ऐसा कुछ ठोस कदम उठाया नहीं जाता है, या बस निर्णय मात्र ही होता है। ये बस लोगों को बस दिलासा देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो फर्स्ट जो टॉपिक था, अकाल के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन इन 1877, तो इसमें हम देखते हैं कि उसने क्या किया, दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया, कोई भी लोगों की किसी प्रकार की सहायता नहीं की, ऊपर से राज्य उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया, लेकिन लोगों की कोई सहायता नहीं की गई। इसमें एक टर्म आया अकाल कोष। तो अकाल कोष बेसिकली क्या होता है, अकाल कोष का इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट होती है, उसके पास डिफरेंट टाइप्स के फंड होते हैं।
लाइक रोड बनाने के फंड अलग होते हैं, टूरिज्म के लिए अगर खर्च करना है तो उसके फंड अलग होते हैं, राशन के लिए खर्च करना है, लोगों को राशन देना है तो उसके लिए अलग होते हैं। तो उसी प्रकार से एक अलग फंड बनाया गया था अकाल कोष के ही नाम से, जिसमें जो भी पैसे जो उसमें जमा पूंजी होगी उसका खर्च बस अकाल के दौरान ही किया जाएगा। अकाल कोष का बेसिकली यही अर्थ होता है, जो कि पूरा नहीं हुआ था उस समय। सेकंड जो उन्होंने कार्य किया वो था आयात शुल्क में कमी। जो टैक्स लगता था वो कम कर दिया गया। तो बेसिकली हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में बहुत पहले हो चुकी थी, व्यापार फल फूल रहे थे, बहुत ही तरक्की कर रहा था इंग्लैंड। तो इसी बीच हम क्या देखते हैं कि भारतीय बुनकर या फिर छोटे उद्योगकर थे, उनके रोजगार पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण करते हुए जो लॉर्ड लिटन थे, उन्होंने क्या किया, 29 वस्तुओं पर से आयात कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। मुक्त व्यापार नीति का अर्थ होता है कि कोई भी किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कोई कर ना होना। तो उन्होंने यही किया कि 29 वस्तुओं पर से पूरी तरीके से कर को समाप्त कर दिया गया। इसके पीछे एक लॉजिक था। इसके पीछे लॉजिक ये था कि चूंकि इंग्लैंड बहुत ही फल फूल रहा था तो उसके प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहे थे। प्रोडक्शन ज़्यादा है तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, और फिर प्रोडक्ट को बनने के बाद उसको बेचने के लिए एक बड़ा बाजार भी चाहिए। जो दोनों चीजें थी वो उसे आराम से भारत में मिल पा रही थी। कच्चे माल भी वो भारत से ही ले जा रहे थे, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर वो यहीं लाके उसको बेच रहे थे। तो बेसिकली दोनों चीजें फुलफिल होने के कारण उन्होंने फिर क्या किया कि चीजों को बहुत कम दामों में भारत में लाकर बेचना प्रारंभ कर दिया। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड लिटन ने 29 वस्तुओं पर से पूरी तरीके से कर को समाप्त कर दिया, और साथ ही जो सूती वस्त्र होते थे उस पर से 50%, जो 50% था, वो टैक्स को हटा दिया। इससे जो हमारे बुनकर थे, जो चरखा से सूती वस्त्र बनाते थे, जो काफी कॉस्टली भी होता था और काफी टाइम लग जाता था, वैसे बुनकर हो गए, छोटे उद्योगकर हो गए, जो छोटी छोटी वस्तुएं बना के बेचते थे, उनकी जो रोजगार थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई। तो इस पर हम देखते हैं कि उन्होंने चलो एक अच्छा कार्य किया कि चलो गरीबों को कम दामों में मिल पा रहा है, लेकिन ये भी तो हुआ कि जो बुनकर थे उनका व्यापार ठप हो गया, तो अपने परिवार का पेट पालने में असक्षम हो गए। तो सेकंड पॉइंट, आयात शुल्क में कमी, हम देखते हैं लॉर्ड लिटन ने आयात शुल्क में कमी कर दी थी अपने इस कार्यकाल के दौरान। इसी बीच एक क्वेश्चन आपसे जिसे भी पता हो वो कमेंट में बताएं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुई थी और इसका कार्यकाल, औद्योगिक क्रांति का जो समय था वो क्या था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेस एक्ट है तो प्रेस से ही रिलेटेड होगा। तो हम देखते हैं कि जो भारत की जो प्रेस थी, भारत की जो प्रेस थी वो ब्रिटिश नीति की कड़ी आलोचक थी। वो अपने प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से लोगों को सदैव से जागरूक करने की कोशिश करती थी कि अंग्रेज जो कर रहे हैं वो हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हमें काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो लॉर्ड लिटन ने जो ऐसा अधिनियम बनाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाया, जिसके थ्रू क्या किया गया, भारतीय प्रेस पर कड़ा नियंत्रण कर दिया गया। उस पर एक तो कड़ा नियंत्रण कर दिया गया, ऊपर से जो समाचार पत्र जो कुछ जो बचे हुए थे, जो चालू थे, उनके लैंग्वेज को बदल दिया गया, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। और जो जैसे बंगाली, गुजराती या अलग अलग जो भाषाओं में समाचार पत्र जो प्रसारित होते थे, उनको क्या किया गया, सबको इंग्लिश में कर दिया गया, जिससे कि ना वो इंग्लिश पढ़ पाएंगे, भारतीय तो इंग्लिश पढ़ने में सक्षम थे नहीं, तो ना वो इंग्लिश पढ़ पाएंगे ना समझ पाएंगे। जब पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो जागरूक कैसे होंगे। तो ऐसा उन्होंने, इसके पीछे उनका यही लक्ष्य था कि ना ही लोग जागरूक हो और ना ही उन पर जो शोषण हो रहा है ना ही उसको समझ पाए और ना ही इसका विरोध करें। तो हम देखते हैं कुछ जो समाचार पत्र थे, जैसे सोम प्रकाश पत्र, ये एक समाचार पत्र है उस समय का, उसे हम देखते हैं पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
एक अन्य समाचार पत्र अमृत प्रचार पत्रिका जो है, जिसके लैंग्वेज को रातों रात इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 बेसिकली यही था कि भारतीय प्रेस पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया गया था और अंग्रेजों ने अपने लैंग्वेज इंग्लिश को समाचार पत्रों में। नेक्स्ट जो उसने कार्य किया वो शस्त्र एक्ट था 1878। शस्त्र एक्ट शस्त्र से ही रिलेटेड होगा, हथियार से रिलेटेड। तो बेसिकली क्या होता था कि भारतीय जो थे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए हथियार रखते थे, छोटे मोटे हथियार रखते थे। परंतु उसने क्या किया इस अधिनियम के तहत कि भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते थे या फिर वो हथियार का व्यापार भी नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसा करते थे तो इसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, ऐसा उसने अधिनियम बना दिया। लेकिन यही केस जब बात आती थी यूरोपीय की, अंग्रेजों की या फिर एंग्लो इंडियन की या सरकारी अधिकारियों की, तो उन लोगों के केस में ऐसा नहीं था, उन्हें हथियार रखने की पूरी छूट दी गई थी। तो शस्त्र एक्ट 1878 में बेसिकली यही निर्णय लिया गया कि भारतीयों को हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही वे इसका व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उसने कार्य किया द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 टू 80। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध मीन्स इंग्लैंड और अफगान में युद्ध, जो सेकंड युद्ध 1878 में हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे जो शक्तिशाली कंट्री थे, शक्तिशाली देश थे, वे आपसी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो इसी बीच हम देखते हैं कि रूस और इंग्लैंड जो है वो बहुत ही पहले से ही उनमें कंपटीशन हो रहा था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, और दोनों ही चाहते थे कि अफगानिस्तान उनके प्रभाव में हो। इसके पीछे लॉजिक ये था कि इंग्लैंड का जो पूरा अधिकार भारत पर हो चुका था और अफगानिस्तान जो है वो भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत का पड़ोसी देश होने के कारण इंग्लैंड को यह डर था कि अगर रूस किसी भी प्रकार से अफगानिस्तान पर अगर अपना प्रभाव जमा लेता है तो हो सकता है वो फ्यूचर में भारत की तरफ भी रुख करेगा और भारत पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। तो इससे पहले ही हम क्या करते हैं, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान कोई बहुत शक्तिशाली कंट्री तो है नहीं। तो अगर हम उससे युद्ध करें तो युद्ध में तो आसानी से जीत जाएंगे। तो इस प्रकार उसने क्या किया, 1878 टू 80 तक जो सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध हुआ उसमें उसने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया और भारत को पूरे तरीके से सिक्योर कर लिया। इंग्लैंड में जो स्पेशली कंजर्वेटिव पार्टी को इस बात का बहुत डर था, तो क्या किया लॉर्ड लिटन ने, क्या किया, अग्रसर नीति को अपनाते हुए भारतीय धन से ही युद्ध लड़ा और अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेकर के भारत को सुरक्षित कर लिया। नेक्स्ट जो उसने कार्य किया वो वैधानिक नागरिक सेवा अधिनियम। वैधानिक नागरिक सेवा अधिनियम तो 1833 में बेसिकली एक अधिनियम बनाया गया था। तो इस अधिनियम के थ्रू क्या था कि सभी भारतीयों को किसी भी उच्च पद पर आसीन होने का पूर्ण अधिकार था। मतलब कितना भी बड़ा पोस्ट हो उसमें भारतीय चाहे तो एग्जाम हो या फिर कोई और कंडीशन हो तो उसको क्वालिफाई करके अपनी क्षमता को प्रदर्शित करके वो उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। ऐसा इस अधिनियम के थ्रू ऐसा निर्णय लिया गया था। बट हम बेसिकली क्या देखते हैं कि जो लॉर्ड लिटन जब कार्यकाल में आए तो उन्होंने इस नियम को चेंज कर दिया और सबसे पहले तो एग्जाम को लंदन शिफ्ट कर दिया कि जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम लंदन में लिए जाएंगे। और आईसीएस जो हमारे देश की सबसे बड़ी एग्जाम होती थी, सबसे आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम, तो उसकी आयु जो अधिकतम 21 वर्ष की गई थी, सुनिश्चित की गई थी, उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जो हमारे कंट्री में जो हमारे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कोई भी भारतीय नागरिक होता था तो ग्रेजुएट स्नातक करते करते वो 21 साल का होता था और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती थी एग्जाम की जो तो वो भी 21 साल होती थी और ग्रेजुएट होती थी, स्नातक होना चाहिए। तो क्या होता था कि जब उसको 21 वर्ष लगेंगे, 21 वर्ष में वो स्नातक करेगा तब एग्जाम लिखेगा, लेकिन अब उस 19 ईयर ही कर दिया गया। ये एग्जाम का जो एज था कि 19 ईयर से एग्जाम लिख सकते हैं 19 ईयर में। तो और इंग्लैंड के एक
एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 19 ईयर का पर्सन आराम से ग्रेजुएट भी हो जाता था और ईयर की भी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता था। तो क्या होता था कि जो इंडिया में जो आईसीएस एग्जाम होते थे उसमें ज़्यादातर अंग्रेज ही अपीयर होते थे। तो अंग्रेज ही अपीयर होते थे, तो अपीयर जब अंग्रेज ही होंगे तो रिजल्ट भी उन्हीं के हाथ में आएगा। तो जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते थे उस सब पे क्या होता था कि हमें अंग्रेज ही देखने को मिलते थे। इससे भारतीय जनता थी वो काफ़ी रुष्ट हो गई कि हमारे सिस्टम में हमारे ही लोग नहीं हैं, तो एग्ज़ाम में जब बैठ ही नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसा होने के कारण काफ़ी जनता क्रोधित हो गई। तो लॉर्ड लिट्टन ने ये कदम उठाया जो कि बहुत गलत था। नेक्स्ट हम देखते हैं वित्तीय सुधार। वित्तीय विकेंद्रीकरण के संदर्भ में लॉर्ड लिट्टन ने क्या किए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को कहने का अर्थ है स्थानीय जो शासन व्यवस्था होती है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो हमने लॉर्ड लिट्टन के कार्यों को देखा और किस प्रकार से उसके कार्यों का प्रभाव पड़ा भारतीयों पर, ये भी देखा। तो उनके जो बहुत बड़े एक आलोचक थे वे ग्लैडसन थे, जो इंग्लैंड के ही थे। बाद में जब वे प्रधानमंत्री बने तो लॉर्ड लिट्टन को अपना पद छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम लॉर्ड रिपन के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके एग्ज़ाम में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। इसी बीच मैंने नोट्स का भी जो है वो मैंने दिखा दिया है आपको। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद नोट्स भी बना सकते हैं और नोट्स का यूज़ आप एग्ज़ाम के टाइम में कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में आप अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही नोट्स के लिए और पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री को। थैंक यू।